हमारा हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर मनी सप्लाई कंसेप्ट द टर्म नैरो मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नैरो मनी। तो नैरो मनी के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप बताइए नैरो मनी क्या होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो हमारा नैरो मनी होता है उसका लिक्विडिटी सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, नैरो मनी का लिक्विडिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। तो नैरो मनी में क्या क्या आता है, पहला ऑप्शन कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। दूसरा ऑप्शन कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। थर्ड कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट। चौथा कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो दोस्तों नैरो मनी का दूसरा नाम है अपना M1। M1 को ही हम लोग नैरो मनी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। तो आप बताओ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लिक्विडिटी है क्या, बिल्कुल नहीं लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। और दोस्तों इसमें डिमांड डिपॉजिट जो है वो लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में डिमांड डिपॉजिट कहीं लिखा ही नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। लेकिन देखिए दोस्तों एक और टर्म है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये भी जो अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ, ये भी हमारे M1 के पार्ट्स होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आप समझ सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्यों ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मनी होते हैं उसके कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं और कुछ सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। सो मनी हैज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शन। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। So, the first option is the store of the value function. The second option is the medium of the exchange function. देखिए ये वैल्यू फंक्शन है, ये कीवर्ड है स्टोर, यहाँ पे है मीडियम। एंड द थर्ड ऑप्शन इज यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेविंग फंक्शन। तो फ्रेंड्स आपको जहाँ तक मैंने मनी के बारे में बताया था, तो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं। एक होते हैं दोस्तों मीडियम, ये मैंने अपने थ्योरी लेसन में समझा चुका हूँ दोस्तों, और एक होते हैं हमारे मेजर। तो दोस्तों मनी जो है वो मीडियम है किस चीज़ का, तो एक्सचेंज का मीडियम है। ठीक है, और मनी जो है वो मेजर है किस चीज़ का, तो वैल्यू का मेजर है। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। तो फ्रेंड्स आप जरा देखिए ऑप्शन को, पहला कह रहा है कि द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, दूसरा कह रहा है कि द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, तीसरा कह रहा है कि द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन। तो सी और डी तो नहीं होगा, ठीक है, बी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आया क्यों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ए में आपका कह रहा है कि स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन नॉट स्टोर। ठीक है, स्टोर होता है दोस्तों वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है लेकिन ये सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। ठीक है, मैंने समझाया है दोस्तों। लेकिन जो हमारा प्राइमरी है वो दो ही है, याद रखिएगा, एम और एम, मीडियम एंड मेजर। मीडियम किस चीज़ का, एक्सचेंज का, और मेजर किस चीज़ का, वैल्यू का। ठीक है, ये तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मैंने अपने थ्योरी लेसन में अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग, पिक आउट द ऑड वन। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि मनी वैसा चीज़ है जो कि इसे परफॉर्म करता है, आपको ऑड वन को पिक करना है, यानी कि गलत कौन सा है, यानी मनी का फंक्शन पूछा गया है। तो पहला कर रहा है मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा कर रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखिए मेजर कीवर्ड है, मीडियम कीवर्ड है, थर्ड कर रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, और चौथा कर रहा है मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मनी का 4 फंक्शन होता है। पहला है मीडियम, ठीक है, दूसरा है दोस्तों मेजर, ठीक है, तीसरा है दोस्तों स्टोर, और चौथा है दोस्तों स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन याद रखिएगा। इसमें जो पहला 2 फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन है, और जो लास्ट 2 फंक्शन है वो सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। तो आपको यहाँ पे तो अलग से नहीं पूछा गया कि प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या, आपको ऑड वन पिक करना है। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, लेकिन जो मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये गलत है। तो आपसे क्या इनकरेक्ट है, ऑड वन पूछ रहा है, तो ऑड वन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई का डेफिनेशन मैंने बताया था दोस्तों। मनी सप्लाई का क्या मतलब है, तो दोस्तों मनी सप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, क्या है ये बेसिकली होता है टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, यानी बैंक में जो मनी का अमाउंट है वो, द अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल, एंड द अमाउंट ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। तो दोस्तों बताइए क्या होगा, थर्ड आंसर सही है। अब देखिए टोटल स्टॉक ऑफ मनी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर कौन कौन सा पैसा आता है वो जरा देखिए। तो सबसे पहला आता है दोस्तों पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास जो पैसा है, ठीक है, वो तो लेना ही हमें, प्लस जो आरबीआई के पास पैसा है, और प्लस जो गवर्नमेंट के पास पैसा है। तो ये यही तीनों पैसा होते हैं जो कि हमारे
यही तीनों सर्कुलेट होते हैं हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी को ही हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1 गलत है क्योंकि खाली अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक लिखा हुआ है, दूसरा गलत है खाली अमाउंट ऑफ मनी इन द पीपुल लिखा हुआ है, लेकिन तीसरा सही है कि सर्कुलेशन इन इकोनॉमी लिखा हुआ है, इसमें सभी चीज़ इंक्लूडेड हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5, अंडर मनी सप्लाई। तो दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अंडर मनी सप्लाई कंसेप्ट द टर्म ब्रॉड मनी। यहाँ पे देखिए ब्रॉड मनी के बारे में पूछा गया है। ब्रॉड मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ऑप्शन बी करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ऑप्शन सी करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ऑप्शन डी करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो दोस्तों जहाँ तक बात है अपने ब्रॉड मनी, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो ब्रॉड मनी होते हैं तो ये लेस लिक्विडिटी होते हैं, ये दिस इज लेस लिक्विड एज कम्पेयर टू नैरो मनी, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी कम होती है। और ब्रॉड मनी का दूसरा नाम आपको पता होगा दोस्तों, ब्रॉड मनी को हम लोग क्या कहते हैं आपको बताइए। ब्रॉड मनी का दूसरा नाम है दोस्तों M3, ठीक है। तो ब्रॉड मनी को हम लोग M3 भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रॉड मनी के अंदर क्या क्या आता है। तो बताइए दोस्तों हमारा M3 में क्या होता है कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक होता है, ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो आप देखिए क्योंकि ये जो टाइम डिपॉजिट का कंपोनेंट आ जाता है दोस्तों, इस टाइम डिपॉजिट के कारण ही अपना क्या होता है कि अपना लिक्विडिटी कम हो जाता है, ठीक है, दिस इज लेस लिक्विड। सो दिस टाइम डिपॉजिट के कारण क्या होता है, टाइम डिपॉजिट जैसे कि आपका FD वगैरह हो गया, ठीक है, RD हो गया, ये टाइम डिपॉजिट है। तो टाइम डिपॉजिट क्या करता है कि लिक्विडिटी कम कर देता है, इसीलिए इसे हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। तो ब्रॉड मनी बेसिकली क्या होता है, ब्रॉड मनी होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। अब M1 में क्या क्या आता है, M1 में मैंने बताया था डिमांड डिपॉजिट आता है, करेंसी विद पब्लिक आता है। तो देखिए किसमें टाइम डिपॉजिट नहीं है वो आंसर सही होगा, वही देखिए पहला ऑप्शन देखिए, इसमें टाइम डिपॉजिट लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें ये तो हमारा नैरो मनी का कंसेप्ट है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन तीसरा में देखिए लिखा हुआ है टाइम डिपॉजिट, ठीक है, तो ये सही होगा। और चौथा में भी कहीं नहीं लिखा है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लिखा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ए बी और डी गलत है, ठीक है। तो समझ में आया कि ब्रॉड मनी में क्या इंक्लूड करना है, हमें टाइम डिपॉजिट इंक्लूड करना है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई इंडिकेटर मॉनिटर्ड इन आरबीआई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे क्या पूछा गया है, आपके सामने आपको पता है ना M1 M2 M3 M4 ये 4 मनी सप्लाई इंडिकेटर हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा इंडिकेटर है ये पूछा गया है दोस्तों आपसे, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है अपना M3, ठीक है। तो ये M3 हमारा ब्रॉड मनी है और M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। इसके अंदर अपना क्या आता है, M1 आता है प्लस टाइम डिपॉजिट आता है, ठीक है। तो ये आपसे याद है, ये ध्यान रखना है, ये बुक में आपको दे रखा है मैकमिलन बुक में कि सबसे इंपॉर्टेंट इन दिनों में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई इंडिकेटर जो आरबीआई मॉनिटर करती है वो है अपना M3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन्फ्लेशन का मीनिंग आपको समझ में आएगा क्या कि इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्या कर रहा है, व्हाट वुड एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड मीन्स। मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ रहा है तो आप उससे क्या समझते हैं, क्या इन्फ्लेशन में कोई फर्क पड़ेगा या मनी सप्लाई में कोई फर्क पड़ेगा, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए कर रहा है कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा, ऑप्शन बी कर रहा है कि इन्फ्लेशन हमारा घटेगा, ऑप्शन सी कर रहा है कि मनी सप्लाई का ग्रोथ होगा और ऑप्शन डी कर रहा है कि मनी सप्लाई का ड्रॉप होगा। अब बताइए दोस्तों क्या सही होगा इसमें। यदि मान लीजिए कि किसी गुड्स का डिमांड आपका बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो किसी गुड्स का डिमांड यदि आपका बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन क्या डिमांड से के द्वारा इफेक्ट होती है क्या। तो दोस्तों अभी मैं आपको कॉज ऑफ इन्फ्लेशन बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड भी उसे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि एक होता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मैंने आपको समझाया भी था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में मैंने क्या बताया था कि यदि हमारा डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है गुड्स और सर्विस का, तो उस केस में हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे जहाँ तक बात है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे व्हाट विल इंक्रीज इन द डिमांड्स फॉर गुड्स इन गेट, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा मनी सप्लाई ग्रोथ हो रहा है। सो इट इंडिकेट्स ऑप्शन नंबर सी, इट इंडिकेट्स द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड इन कोर्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड। तो एक साल में
कितना बार मनी जो है हैंड को चेंज करता है, ठीक है, ये किसी भी ईयर के कोर्स में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं, या परचेजिंग पावर ऑफ मनी कहते हैं, या वेलोसिटी ऑफ मनी, या वैल्यू ऑफ मनी। तो दोस्तों एक टर्म है वेलोसिटी ऑफ मनी, ये मैंने समझाया था दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी यही है जो चीज़ जो कि यहाँ पे मैंने बताया है। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है दोस्तों, कि इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये होता है कि फ्रीक्वेंसी विथ विच अ यूनिट ऑफ करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर परचेजिंग द गुड, यानी कि नंबर ऑफ टाइम मनी मूवमेंट इज देयर। क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूवमेंट इज देयर। नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूवमेंट इज देयर, ठीक है। तो मनी मूवमेंट इज देयर फ्रॉम वन ऑफ द एंटिटी टू अदर एंटिटी, तो इसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। तो आपसे यही पूछा तो गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड इन द कोर्स ऑफ ईयर, तो उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी करेक्ट है, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ मनी इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूवमेंट इज देयर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मनी वेलोसिटी ऑफ मनी का मीनिंग क्या है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द पब्लिक, देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में ये कर रहा है कि द पब्लिक फाइंड्स वे ऑफ मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी परफॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन देन बिफोर। अब देखिए अमाउंट ऑफ मनी उतना ही है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, तो द अमाउंट तो 10,000 ही रह रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ, पहला ऑप्शन द डिमांड फॉर मनी मस्ट हैव रिजन, यानी डिमांड बढ़ गया होगा। दूसरा ऑप्शन वेलोसिटी बढ़ गया होगा। तीसरा ऑप्शन इनकम एंड प्राइजेस बढ़ गया होगा। चौथा ऑप्शन मनी सप्लाई बढ़ गया होगा। अब दोस्तों बताइए क्या सही होगा। तो दोस्तों जहाँ तक बात है कि अमाउंट ऑफ मनी वही है, ठीक है, हमारा जो मनी का अमाउंट है, मनी जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गया है। तो ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गया यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। और अभी मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि कितना बार मनी मूवमेंट हो रहा है एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। क्या कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ मनी। तो आप इस केस में देख सकते हो, इसका मीनिंग यदि समझना है तो आप समझो ऐसे कि यदि मान लीजिए कि सेम अमाउंट ऑफ मनी है लेकिन वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा बार कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है हमारा वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगा, ऑप्शन ए गलत है। इनकम एंड प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So I think using this question you can understand what is the physical meaning of this velocity of money. So option B is the correct answer. Okay, so let's move to the next question. So question number 10 is the fact that using money avoids the double coincidence of want necessary in the barter economy. Illustrate which function of money. अब देखिए यहाँ पे फंक्शन का मनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था ना आपको 4 फंक्शन था, एम एस एस। एम से होता था मीडियम, दूसरे एम से होता था मेजर, तीसरे एम से होता था स्टोर, और चौथे एम से होता था स्टैंड, चौथे एस से होता था स्टैंडर्ड। तो आपसे ये पूछ रहा है कि मनी अवॉइड्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो ये कौन से मनी के फंक्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है। पहला है यूनिट ऑफ मनी, दूसरा क्या है दोस्तों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तीसरा क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा क्या है सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप समझिए बात को, ये जो है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट को शो कर रहा है कि मनी जो है आपका वो वैल्यू का मेजर कर रहा है। पहले के ज़माने में आपको पता है ना बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। तो आपको यदि आपके पास यदि मान लीजिए कि आपके पास एप्पल्स है, ठीक है, और दूसरे के पास मान लीजिए कि राइस है, तो आप क्या करते थे, एप्पल्स को उसको देते थे, राइस आप उससे लेते थे। तो यही होता था हमारा बार्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या हुआ, अब मनी बीच में आ गया। आप मनी देकर एप्पल मनी को एप्पल बेचकर मनी ले रहे हो और उसी मनी से आप राइस खरीद रहे हो। तो ये हमारा अभी का सिस्टम है। तो ये जो है इलस्ट्रेट करता है कि मनी जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट है, या इसे बुक के हिसाब से कहा जाए तो मेजर ऑफ वैल्यू है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब $25,000 प्राइस टैग ऑन न्यू कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी एज। हाँ, अब देखिए एक नया सा कार है, उस पर $25,000 का प्राइस टैग है। तो ये प्राइस टैग मनी के किस फंक्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है, टाइम डिपॉजिट को, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, स्टोर ऑफ वैल्यू को और यूनिट ऑफ अकाउंट। बताइए दोस्तों कौन सा फंक्शन होगा। तो साफ साफ है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, कि मनी इज आवर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि इसी पैसा के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं इस आइटम को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू मनी व्हेन इट सर्व्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो क्या कर रहा है कि जब मनी आपका स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन सर्व कर रहा है तो इनमें से कौन सा केस अप्लाई होगा। मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट इज एन एग्रीड मेजर ऑफ फॉर स्टेटिंग गुड्स प्राइस। द मोर स्टेबल मनी इज वैल्यू द बेटर इट सर्व्स द स्टोर ऑफ वैल्यू। When money serves as store of value, it requires a double coincidence of wants.
ठीक है, तो थर्ड तो होगा नहीं। थर्ड अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, आप देखो इस वाली क्वेश्चन में हम लोगों ने कोइंसिडेंस वाला देखा था, तो यूनिट ऑफ अकाउंट था, स्टोर से मतलब नहीं था। ठीक है, तो थर्ड तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है कि मनी स्टोर ऑफ वैल्यू इसलिए है क्योंकि एग्रीड मेजर्ड है फॉर स्टेटिंग गुड्स प्राइस। ठीक है, यही एक मेजर है जिसके थ्रू हम लोग गुड्स के प्राइस को स्टेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, सो ए विल बी द करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इज 9 मिलियन डॉलर। ठीक है, देखिए मनी का क्वांटिटी दे रखा है हमारे इकोनॉमी में $9 मिलियन और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन दे रखा है 3, तो आपको नॉमिनल जीडीपी बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको हर एक तरह का क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास है कि सो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच एवर कैन बी आस्क इन योर CIB एग्जामिनेशन, आई एम ट्राइंग टू कवर दैट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी। सो वेलोसिटी ऑफ मनी इज व्हाट, मैंने बता दिया कि बेसिकली ये होता है कि हमारा जो मनी है वो कितना बार, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है मूवमेंट का। तो वेलोसिटी ऑफ मनी का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये है कि हम लोग नॉमिनेटर में नॉमिनल जीडीपी को लिखते हैं। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को लिखते हैं और डिनोमिनेटर में दोस्तों हम लोग लिखते हैं मनी सप्लाई को। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी। ठीक है, तो मनी सप्लाई दे रखा है ना, मनी सप्लाई कितना है, $9 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी वेलोसिटी ऑफ मनी दे रखा है 3, आपसे नॉमिनल जीडीपी पूछा गया है। तो दोस्तों नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालिएगा बताइए, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाइड बाय मनी सप्लाई, यही तो होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय मनी सप्लाई। तो आप क्या करेंगे, 3 वेलोसिटी ऑफ मनी कितना है 3 और हमारा मनी सप्लाई कितना है $9, तो 3 × 9 कितना हो जाएगा 27। तो दोस्तों $27 मिलियन हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो 13 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारा एक केस स्टडी है। सो वी विल सो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 विल बी बेस्ड ऑन द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमारा जो मेजर ऑफ मनी होता है उसमें बैंक डिपॉजिट भी इंक्लूडेड होता है विथ RBI, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम होता ही है, और टर्म डिपॉजिट भी होता है, उसमें करेंसी पब्लिक होता है, और M0, M1, M2, M3 के रूप में इसे शो करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लायबिलिटीज सच एज करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक, मार्जिन हेल्ड इन अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। अब ये सब जो चीज़ लिखा गया है किसके अंदर इंक्लूडेड है, M0, M1, M2, M3 किसके अंदर इंक्लूडेड है बताइए। तो दोस्तों देखिए ये सब हमारे लायबिलिटीज होते हैं, करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटीज, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि जैसे आपका जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसका ये पार्ट्स है, किसका पार्ट है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट का ये पार्ट है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहला है अपना करंट डिपॉजिट। ठीक है, ये देखिए करंट डिपॉजिट है, उसके बाद दूसरा है अपना डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक, तीसरा है अपना मार्जिन हेल्ड इन अगेंस्ट LC और बैंक गारंटी, और चौथा है अपना बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं। और आपको पता है दोस्तों डिमांड डिपॉजिट जो भी आएगा तो किसका पार्ट होगा, तो M0 का होगा क्या, M0 तो हमारा रिजर्व्स होता है। ठीक है, वो हमारा M1 का पार्ट होगा। तो हमारा किसका होगा दोस्तों, M1 का पार्ट होगा। ठीक है, तो इनिशियली से इंक्लूड किया गया M1 में, क्योंकि M1 का जो फॉर्मूला, M1 हमारा नैरो मनी होता है और नैरो मनी में हमारा क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट आता है। ठीक है, सो ऑप्शन आई थिंक बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, सो ओके, आपको समझ में आया बी आंसर क्यों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर इंक्लूडेड इन। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट किसके अंदर इंक्लूडेड है। तो दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था, याद है आपको, आपको याद होगा कि जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, देखिए मैंने आपको इस चीज़ को समझाया था। देखिए ऐसे मैंने चार्ट बनाया था ना, आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने M1 लिखा था, M2 लिखा था, M3 लिखा था, M4 लिखा था, और यहाँ पे मैंने लिखा था दोस्तों कासा। यदि आपको नहीं याद है तो आप वहाँ जाके देखिए पिछले लेसन को, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है FD + RD। ठीक है, FD + RD, और ये कासा लिखा था, FD + RD लिखा था, और मनी इन हैंड तो है ही। तो ये जो कासा है दोस्तों वो हमारा चारों का पार्ट है, M1 में भी आता है, M2 में भी आता है, M3 में भी आता है और M4 में भी आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे होते हैं तो हमारा लिक्विडिटी क्या होता है, घटते जाता है। तो कासा ही तो है हमारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये FD + RD तो हमारा टाइम डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो कासा जो है M1 में भी है, M2 में भी है, M3 में भी है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट।
ओके, ए बी सी आर रॉन्ग, सो डी विल बी द करेक्ट। वेट, यहाँ पे क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। वेट, यहाँ पे एक मिस्टेक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। दोस्तों यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक कर रहा है तो सही है, हम अपना डी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसे आप सही कर लें, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे ए ना होकर क्या होगा, डी, क्योंकि M3 में हमारा M1 भी तो आता है, ठीक है, M3 में हमारा M1 भी आता है और M1 के अंदर हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट सभी के अंदर इंक्लूडेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म डिपॉजिट्स ऑफ बैंक आर इंक्लूडेड इन। अब दोस्तों टर्म डिपॉजिट अभी मैंने बताया ना, आपका जो FD प्लस RD है यही हमारा टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ यदि आप M1 M2 M3 लिखोगे, ठीक है, और M4, तो टर्म डिपॉजिट्स का जहाँ तक बात है तो टर्म डिपॉजिट किस में आएगा बताइए। FD RD जो है वो बहुत कम ही लिक्विडिटी होता है, तो M1 में तो आएगा नहीं, M2 में भी आएगा नहीं, M3 में आएगा, ठीक है, और M4 में भी आएगा। सो M3 एंड M4 में इंक्लूडेड है। सो आप जरा ऑप्शन को देखिए, टर्म डिपॉजिट्स, इसका आंसर दे रखा है हमें सी। यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों, M2 में तो टर्म डिपॉजिट नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे एक इसे करेक्ट कर लीजिए, इसमें ऑप्शन एक और ऑप्शन लगा लीजिए, ई नंबर ऑप्शन, ठीक है। मैं ई ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, वनली 3, ठीक है, ई नंबर सही होगा। केवल और केवल टर्म डिपॉजिट जो होता है वो M3 का पार्ट होता है, M1 में नहीं आएगा, M2 में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट। तो इसे आप लोग सही कर लेते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये गलत है, सी नहीं होगा, ई होगा, ठीक है। वनली क्या, वनली M3, ठीक है, केवल M3 में आता है, और M4 रहता है तो उसमें भी आता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंटरेस्ट फ्री फंड एंड इज द मोस्ट लिक्विड। ये कीवर्ड है, मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। अब देखिए मोस्ट लिक्विड जब कर दिया है तो आप बताइए M0 M1 M2 M3 में सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है, तो M0 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। M0 पता है ना आपको, M0 क्या होता है, M0 के बारे में मैंने बताया है दोस्तों, M0 हमारा रिजर्व फंड्स होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको M0 के बारे में। M0 दोस्तों हमारा मोस्ट लिक्विड फंड होता है, ठीक है। तो वो हमारा रिजर्व्स होता है, RBI के पास जो रिजर्व जमा होता है वो होता है, उसके अंदर हमारा CRR SLR ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लस जो RBI के पास जो मनी डिपॉजिट्स है, ये अदर डिपॉजिट विद RBI ये आते हैं। तो ये हमारे M0 के पार्ट हैं, और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पार्ट यही है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना तो आपका लिक्विडिटी जो है वो घटेगा, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है, घटता है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए M0 इज द मोस्ट लिक्विड, M1 देन आफ्टर देन M2 देन M3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या कर रहा है कि जो बैंक के साथ जो डिमांड डिपॉजिट होता है इसके अंदर लायबिलिटीज आते हैं जो कि पेबल होते हैं डिमांड पे, और इनके अंदर क्या क्या आते हैं, तो करंट डिपॉजिट आएगा, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक आएगा, मार्जिन हेल्ड सेकंड LC आएगा, गारंटी आएगा, ये भी आएगा, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, कुमुलेटिव रिकवरी। दोस्तों ये सभी के सभी आते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी हमारे डिमांड डिपॉजिट के ही पार्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, यानी तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए एक हमारा एक MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपसे ब्रॉड मनी कैलकुलेट करने को कहा गया है। ब्रॉड मनी समझते हो ना आप, ब्रॉड मनी क्या होता है बताइए। तो ब्रॉड मनी होता है दोस्तों हमारा M3, ठीक है। आपको करेंसी विद पब्लिक दे रखा है कितना, 1 लाख दे रखा है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दे रखा है 2 लाख। अदर डिपॉजिट विद RBI दे रखा है 2 लाख। सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट सेविंग बैंक दे रखा है 40,000। टाइम डिपॉजिट दे रखा है 2 लाख। ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक इंक्लूडिंग 40,000 ऑफ NSC टोटल दे रखा है 1 लाख। तो आपसे क्या पूछा गया है, M3 निकालना है। तो पहले M3 का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। M3 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। तो पहले आप M1 निकालिए, और टाइम डिपॉजिट तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टाइम डिपॉजिट दे रखा है 2 लाख, 2 लाख तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन M1 निकालिएगा ना, और M1 निकालने के लिए 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चीज़ चाहिए बताइए, पब्लिक के पास जो करेंसी है वो चाहिए, प्लस क्या चाहिए बताइए, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, अदर डिपॉजिट विद RBI चाहिए। आप देखते हैं हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। आइए दोस्तों इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग M1 निकालेंगे। M1 कैसे निकालेंगे, तो M1 निकालेंगे, करेंसी विद पब्लिक कितना है 1 लाख, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कितना है 2 लाख, और प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI कितना है 2 लाख। आप दोस्तों इसे पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और तब मेरे आंसर से मिलाइए, नहीं तो आप यही सब एग्जाम में गलती कर बैठोगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई योर सेल्फ,
आप खुद से ट्राई करो दोस्तों, और फिर यदि नहीं समझ में आता है तब मेरे आंसर से मिलाओ, ये बेस्ट तरीका है। चलिए होपफुली आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप देखोगे वैल्यू को प्लग करने पर हमारा M1 आ जाएगा, M1 आप निकाल सकते हो, M1 आ जाएगा 5 लाख। देखिए ना 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख जोड़िए ना कितना होगा, 5 लाख होगा। M2 यदि मान लो निकालना होता तो M2 क्या होता है, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जो कि 40,000 है NSC, ठीक है। और M3 निकालना है तो क्या ब्रूड मनी तो निकालना है, यानी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, तो 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 7 लाख। तो 7 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में M4 कितना होगा, आपसे M4 पूछ लिया गया। तो M4 होता क्या है बताओ तो, M4 होता है हमारा M3 ले लो और उसमें आप जोड़ दो क्या, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसमें NSC भी इंक्लूडेड है, सॉरी NSC एक्सक्लूडेड है, ध्यान दीजिएगा, माइनस NSC जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसे हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। यही तो क्वेश्चन में देखना चाह रहा है, आपको ये पता है कि नहीं, ठीक है। एक एक देखिए मैक्विलन बुक में एक एक लाइन का महत्व है, ठीक है, इसी को नोटिस कीजिए। NSC आपको घटाना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। M3 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकला M3, 7 लाख, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो M3 है 7 लाख, तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस कितना है, 1 लाख है, लेकिन इसमें से 40,000 NSC है, तो उसे आप घटा दोगे, तो 40,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 60,000 बचेगा। तो 7 लाख में से 60,000 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7,60,000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कंसेप्चुअली क्लियर रखिए कि जब हमसे M4 पूछा जाएगा तो M3 तो लेंगे, लेकिन उसमें से प्लस उसमें से पोस्ट ऑफिस भी लेंगे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, NSC को छोड़कर। ये की पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। केस स्टडी आपसे गलती इसी कारण से होता है क्योंकि आपको ये फंडामेंटल चीजें नहीं पता होती हैं। सो यू शुड नो दैट NSC इज टू बी डेबिटेड, NSC इज टू बी रिड्यूस्ड, NSC इज टू बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग M4। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए M4 दे रखा है 7.5 करोड़, ठीक है, सॉरी 75,000 करोड़, ठीक है, 7,50,000 करोड़ है। फिर M1 दे रखा है 4 लाख करोड़, करेंसी विद पब्लिक दे रखा है 1 लाख करोड़, डिमांड देखिए डाटा सब दे रखा है, ठीक है। आपसे टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम पहले आपको दिख जाए तो आप समझिए पहले कि ये किसका पार्ट है, ये M3 का पार्ट है ना। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस दिस, ओके, सो दिस इज इक्वल टू M3 माइनस M1, समझ रहे हैं आप। तो M3 आप निकाल लीजिए, M1 निकाल लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम मिल जाएगा। अब दोस्तों M1 तो आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए M1 दिया हुआ है, लेकिन आपको M4 दिया हुआ है ना। तो M4 होता क्या है बताइए, अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे सोचना है। M4 होता है M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट माइनस NSC, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आप यहाँ से M3 निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देखिए समझिए। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट माइनस एक्सक्लूडिंग NSC, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप M3 निकालेंगे और M3 निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे तो आपको टाइम डिपॉजिट मिल जाएगा। तो ऐसे सोचना है, आपका थॉट प्रोसेस ऐसे होना चाहिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे, एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आपके पास ये तीनों इक्वेशंस हैं जिसको आपको यूज करना है। पहला इक्वेशन नंबर 1 ये है, दूसरा इक्वेशन नंबर 1 ये है और तीसरा इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आप क्या करो कि टाइम डिपॉजिट विथ तीनों इक्वेशन को यदि आप पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला आएगा M4 माइनस M1 माइनस ऑल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग NSC, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला आएगा टाइम डिपॉजिट का। तो M4 आपका कितना है 7,50,000, M1 कितना है 4 लाख और टाइम डिपॉजिट कितना है 50,000। क्योंकि NSC के बारे में कुछ अलग से डिटेल दिया नहीं हुआ है, देखिए तो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग NSC। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है कि मैंने NSC को एक्सक्लूड कर चुका हूँ, आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स हमारा टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 लाख करोड़, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3 लाख करोड़। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ। तो दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट होता है ये किसका पार्ट होता है, डिमांड डिपॉजिट का, टाइम डिपॉजिट का, आइदर A और B का या इन ऑपरेटिव डिपॉजिट का। तो बताइए दोस्तों ये किसका पार्ट होता है ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फ्रेंड्स जहाँ तक बात है ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट का, तो ये मैंने आपको बताया है कि जो हमारा बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट होता है वो हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता है। जो ओवरड्यू मतलब जो फिक्स डिपॉजिट ओवरड्यू रह गया है उसका बैलेंस हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिकली हमारा एक केस स्टडी पे बेस्ड है। यहाँ से सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फिगर दिया हुआ है 10 जून 2018 का, ठीक है। करेंसी पब्लिक दे रखा है, बैंक डिपॉजिट आरबीआई दे रखा है, अदर डिपॉजिट आरबीआई दे रखा है, सब चीज़ करोड़ में है, ये सब डाटा आपको दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व मनी बताना है, रिजर्व मनी कितना होगा।